एक बार फिर सरहद पर सिर उठा रही है नापाक साजिशें। पाकिस्तान की हिमाकत की मैं बात करने जा रही हूं। खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर में सरहद के पास पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के नजदीक कई इलाके ऐसे जहां बीती शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब अंधेरे में आसमान में कुछ ड्रोन उड़ते हुए नजर आए। सांबा में, पुंछ में, राजौरी में पाकिस्तानी ड्रोन सरहद पर दिखे। ड्रोन पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की और फायरिंग के बाद पाकिस्तानी ड्रोन वापस लौट गए। पाकिस्तानी ड्रोन देखने के बाद सीमा पर सेना अलर्ट पर है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो पाकिस्तान की इस करतूत को देखते हुए भारतीय सेना अलर्ट मोड पर आ गई। सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। जांच एजेंसी अलर्ट पर है। आसमान में कुछ ड्रोन उड़ते दिखे और इसके जवाब में सेना ने फायरिंग की। रात के अंधेरे में चली गोलियों की ट्रेसर लाइट्स ने पूरे इलाके में रोशनी फैला दी थी। इसके वीडियोस भी कई सामने आए हैं। ये दृश्य काफी हद तक पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाने वाला था, जब इसी तरह की सैन्य कार्रवाई देखने को मिली थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रात के वक्त जब सेना का एक्शन हो रहा था, पाकिस्तान की तरफ से उड़ाए जा रहे इन संदिग्ध ड्रोन्स पर। उस वक्त की ये तस्वीर आपके सामने। ये देखो कैसे गोलियां जा रही हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और जो फायरिंग सुरक्षा बलों की तरफ से इन ड्रोन्स पर की गई, उसके बाद ये ड्रोन्स वापस चले गए। फिलहाल इस पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मंसूबा क्या था पाकिस्तान का? आखिरकार इन ड्रोन्स के जरिए किस तरीके की साजिश को अंजाम देने की फिराक में पाकिस्तान था? इसको लेकर भी जांच आगे चल रही है। क्या पाकिस्तान की तरफ से ये जो ड्रोन्स उड़ाए गए और भारत की सरहद में जो दाखिल हो रहे थे, इनके जरिए किसी तरीके की आतंक की बड़ी साजिश को लेकर फिर से पैर पसारने की तैयारी में है पाकिस्तान? ये अपने आप में सवाल बड़ा हो जाता है। फिलहाल जो यहां रहने वाले लोग हैं, उनके कुछ बयान सामने आ रहे हैं, वो सुनाते हैं आपको। बॉर्डर पे थोड़ी सी हलचल हुई, मूवमेंट हुई ड्रोन की, तो इधर से हमारे भारतीय जवानों ने फायरिंग का जवाब मुंह तोड़ दिया। लेकिन यहाँ से काफ़ी आगे निकल चुका था। जैसे भी इन्होंने कोशिश पूरी की, लेकिन ड्रोन हुआ कि नहीं हुआ वो हमें नहीं पता, लेकिन फायरिंग बहुत हुआ। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे दो सहयोगी, न्यूज रूम से नीरज राजपूत और साथ ही ग्राउंड जीरो से अजय बाचलू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले आपको अजय के पास लेकर चलेंगे और जानते हैं जैसे क्या जानकारी मिल रही है। अजय, पूरी ये घटना जिस तरीके से घटी कल देर शाम, सबसे पहले उसके बारे में विस्तार से दर्शकों को बताइए अजय। देखिए रोमाना, अगर कल देर शाम की मैं बात करूं तो पाकिस्तान लगातार जो कल रविवार का दिन था बॉर्डर पर एक्टिव रहा है। चाहे वो एलओसी जिसका जिक्र आपने किया रोमाना कि वहां पर पुंछ से लेकर राजौरी तक लगातार ड्रोन्स मंडराए। रात के करीब शाम के करीब 6:30 बजे ये ड्रोन्स देखे गए हैं। और उसके बाद रोमाना, अगर थोड़ा सा हम पीछे जाए, रविवार को ही सुबह जम्मू के सांबा सेक्टर में सुरक्षा बलों को एक पैकेट मिला जिसमें पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए कुछ हथियार ड्रॉप किए थे। अच्छी खबर ये रही कि उन सारे हथियारों को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में लिया है। और इसके साथ ही जम्मू का कानाचक सेक्टर जो कि अखनूर में पड़ता है, वहां पर भी कल शाम जो है एक सैटेलाइट फोन ऑन होता है, जिसके बाद वहां पर जो सुरक्षा एजेंसियां ऑलरेडी अलर्ट पर है, क्योंकि 26 जनवरी है और धुंध है। और धुंध के चक्कर में यहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही इस बात का अलर्ट दिया है कि इस धुंध का फायदा उठाकर पाकिस्तान घुसपैठ करा सकता है, जिसके बाद समूचा अमला, चाहे वो बीएसएफ हो, सेना हो, सीआरपीएफ हो या सुरक्षा एजेंसियां हो, सभी लोग यहां पर जो हैं वो अलर्ट पर हैं। और इसी अलर्टनेस का यह नतीजा निकला कि जैसे ही वो सेट फोन ऑन हुआ, यहां पर एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि इस ड्रोन वाली साजिश के पीछे पाकिस्तान के 3 बड़े मकसद हो सकते हैं। सबसे बड़ा मकसद यह कि ड्रोन उड़ाकर पाकिस्तान जो एलओसी से सटे हुए इलाके हैं, जो इस समय मैक्सिमम इलाके जो हैं वो बर्फबारी से ढके हुए हैं, उन इलाकों में ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट कहां है, इस बाबत जो है जानकारी ड्रोन से जुटाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। इसके साथ ही दूसरा बड़ा मकसद पाकिस्तान का यह भी है कि अगर पाकिस्तान जो है
भारत की सरहद में ड्रोन घुसाता है तो भारत क्या फायर पावर इस्तेमाल करता है जी। उसको निस्तनाबूद करने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की यह भी साजिश है कि यह लोकेट किया जा सके कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कहां है। लेकिन कल की अगर मैं बात करूं तो लाइट मशीन गन से जो है इस पर फायर हुआ है, एंटी ड्रोन सिस्टम यूज नहीं हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं है अजय। मैं जरा जल्दी से अब नीरज राजपूत का रुख कर लेती हूँ और नीरज से जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि सूत्र क्या बता रहे हैं। हथियारों की ये तस्करी जो मामला तो खुल गया है, जिस तरीके की जानकारी अभी अजय बासलू ने दी है नीरज, ऐसे में ये आतंकी कोई नई स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी में पाकिस्तान उसी की ओर इशारा कर रहा है क्या सूत्र? बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप याद करें तो पिछले ही हफ्ते जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने एक बहुत बड़ी बैठक की थी राजधानी दिल्ली में, जो कि खासतौर से जम्मू कश्मीर में काउंटर टेररिज्म से निपटने की तैयारियों को लेकर की गई थी, क्योंकि इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे कि इस वक्त 30 से 35 आतंकी जो हैं वो जम्मू रीजन में कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे हैं, उसी को लेकर। दूसरा कारण ये जो ड्रोन्स हमने देखा है कि ये आए किस लिए हैं, ये दरअसल हम लोग ये बताएं कि अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अपना ऐलान किया था कि उन्होंने भैरव बटालियन बनाकर तैयार की, जिसके हर एक कमांडो जो होंगे उनके वो जो है ड्रोन से लैस होंगे, वो अपना ड्रोन ऑपरेट कर सकते हैं और अगर दुश्मन की तरफ से कोई ड्रोन आते हैं तो वो उनको नेस्तनाबूद कर सकते हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये एक कोशिश हो सकती है पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट करने के लिए भारत की कैसे ड्रोन वारफेयर से निपटने के लिए भारत की तैयारी हो सकती है, और दूसरा ये सर्वेलेंस के लिए कि भारत की तैयारियां और भारत की डिप्लॉयमेंट कहां पर हो सकती है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट जैसा कोई स्थिति बनती है। इस बीच एक और बड़ी खबर, प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। ये बड़ी खबर है। ईडी ने याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में हस्तक्षेप और बाधा डालने का आरोप लगाया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ये मामला आईपैक और उसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापे से जुड़ा है, जो कोयला तस्करी घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। लेकिन इस मामले में जिस तरीके का दखल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया, उसी को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ऐसे में आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ सकता है। 8 जनवरी की तारीख थी। कोलकाता में कोयला घोटाले से जुड़े मामले की जांच ईडी कर रही थी। आईपैक फर्म पर छापेमारी चल रही थी। छापेमारी के खिलाफ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया था। न सिर्फ छापेमारी के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला, सड़क पर उतरकर मार्च किया, बल्कि उससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी जहां ईडी की छापेमारी चल रही थी। ईडी का कहना है ममता ने उसकी कानूनी कार्रवाई में दखल दिया। जरूरी फाइल और दस्तावेज ममता लेकर चली गई और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों के ऊपर केस दर्ज कर दिया है। तो ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उसको लेकर ममता बनर्जी की ओर से, मतलब बंगाल सरकार की ओर से भी कैविएट दाखिल कर दिया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। बीजेपी ने आड़े हाथों ममता बनर्जी को लिया है। फाइल में क्या था जो ममता बनर्जी साथ लेकर चली गई? घोटाले की जांच से ममता को परेशानी क्यों है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी की घेराबंदी की गई। वहीं दूसरी तरफ अब ये मामला कानूनी तौर पर भी लड़ा जाएगा। ईडी की तरफ से साफ कर दिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट का तो दरवाजा खटखटाया ही गया था और अब सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी की याचिका। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, क्या डिटेल्स मिल रही है? कब तक ये मामला सुनवाई के लिए आ सकता है सुप्रीम कोर्ट में? रोमाना, जैसी की जानकारी मिल रही है कि मुमकिन है कि प्रवर्तन निदेशालय जो कि जांच एजेंसी है जिससे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की जाए। देखिए, अगर जो रोस्टर के हिसाब से ये याचिका आएगी तो मुमकिन है कि अगले कुछ दिनों बाद आए। लेकिन क्यों जो जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है वो इस वजह से की जा सकती है क्योंकि परसों यानी कि 14 तारीख को जो है वहां कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। और जो पिछली सुनवाई हुई थी 9 तारीख को, हमने देखा था कि किस तरीके से सुनवाई हो ही नहीं पाई थी। वहां पर इतना शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ कि कोर्ट को जो जजेस थे उनको जो एक नई तारीख देनी पड़ी। और जांच एजेंसी का साफ तौर पर यह कहना है कि एक गंभीर मामला है जहां पर मुख्यमंत्री खुद सामने आती हैं, महत्वपूर्ण
जो सबूत और दस्तावेज लेके चली जाती हैं और ये जो है इससे जांच प्रभावित हो रही है। और इसी मामले को लेकर के जब हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाती है, तो इसी वजह से ऐसी जानकारी मिल रही है कि मुमकिन है कि ईडी की तरफ से आज ही संभवतः ये कोशिश की जा सकती है कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अगर मुमकिन है तो आज ही कर ले, वरना कल कर ले, क्योंकि 14 तारीख को तो यानी कि परसों तो कोलकाता हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है, लेकिन उस सुनवाई को लेकर भी आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। इस वजह से ईडी की तरफ से मांग की जा सकती है। आप रहिए मेरे साथ, अंकित में लौटूंगी आपके पास। देखिए, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस के हस्तक्षेप पर, दखल अंदाजी पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शुभेंदु अधिकारी ने ईडी की कार्रवाई के दौरान ममता बनर्जी के साथ जाने वाले सभी पुलिस अधिकारियों के निलंबन की मांग कर डाली है। शुभेंदु अधिकारी का कोलकाता पुलिस पर बड़ा आरोप, ईडी के काम में 50 पुलिस अधिकारियों ने दखल दिया, ये आरोप लगा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और इस बीच ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। और इस पे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में खुद पतंग की डोर, पतंग उड़ाते हुए। जर्मन चांसलर भारत के दौरे पर है 2 दिन के। और ये जरा रंग बिरंगी पतंगे देखिए आप, ये हनुमान जी की शक्ल में एक पतंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में डोर है। अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती कि प्रधानमंत्री कौन सी पतंग उड़ा रहे हैं, क्योंकि आसमान पतंगों से पटा पड़ा है। और ये लीजिए, तिरंगे वाली पतंग, हर तरह की रंग बिरंगी पतंगे इस वक्त आसमान में उड़ती हुई नजर आ रही हैं। तिरंगे वाली पतंग भी है और जर्मन चांसलर आए हुए हैं तो जर्मनी के झंडे के रंग वाली पतंगे भी उड़ती हुई नजर आ रही हैं। जर्मन चांसलर भी पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। गुजरात का आसमान देखिए आप किस तरीके से इस वक्त पतंगों से पटा पड़ा है। गाड़ी में ही सवार होकर पतंग उड़ाते हुए जर्मन चांसलर के साथ। और लीजिए, लग रहा है जर्मन चांसलर की पतंग की डोर तो टूट गई। साबरमती रिवर फ्रंट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। वो बिल्कुल पटोला प्रिंट वाले जो गमछे होते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर के गले में आप देख रहे हैं डले हुए, पूरे तरीके से गुजरात के रंगों में रंगे हुए इस वक्त ये विदेशी मेहमान नजर आ रहे हैं। जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रही थी कि ये जर्मनी के चांसलर बनने के बाद जो फ्रेडरिक मर्ज हैं, उनका पहला एशिया का दौरा है और पहला एशिया का दौरा भारत में वो करने आए हैं। 12 और 13 2 दिन का उनका ये दौरा है, 12-13 जनवरी का। आप जानते हैं जर्मनी के साथ भारत के जो रिश्ते हैं आर्थिक तौर पर वो कितने मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, ये तो मुझे लग रहा है वो जो बहुत सारी पतंगे एक डोर में बंधी होती हैं, छोटी छोटी पतंगे, वो वाली पतंग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आसमान पर चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी तिरंगे की रंग वाली पतंगे आसमान में उड़ती हुई। सीधे आपको लेकर चलेंगे, यहीं पर मौजूद है हमारी सहयोगी मेघा, और जरा मेघा से ही जानते हैं। मेघा, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, भारत के तिरंगे के रंग वाली पतंगे, जर्मन चांसलर के हाथ में भी एक पतंग की डोर है, तो जर्मनी के झंडे के रंग वाली भी पतंगे, और आसमान भरा हुआ है रंग बिरंगी पतंगों से। मेघा, बिल्कुल रुमाना, बहुत ही खूबसूरत समय। और मैं जैसा कहती हूँ, जब मैं यहाँ रहती थी, ये वक्त, साल का ये वक्त सबसे अच्छा वक्त होता है, चाहे आप मौसम के हिसाब से देखिए या लोगों के मूड के हिसाब से। अहमदाबाद, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी हियर। और प्रधानमंत्री जी आज जर्मन चांसलर के साथ अभी पतंग उड़ाते हुए मैं भी दिखाना चाहती हूँ। इसी काइट फेस्टिवल में मैं हूँ, उनसे थोड़ी सी दूरी पर आसमान देखिए किस तरीके से भरा हुआ है रुमाना, रंग बिरंगे पतंग। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ की कि ये सिर्फ अहमदाबाद के लोग नहीं हैं, पूरी दुनिया से। अभी मैंने लंदन से आए हुए किसी से मिली, मैं ग्रीस से आए हुए किसी से मिली, मैं स्पेन से कोई आया हुआ है, तो ये सारे लोग यहाँ पर। और अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी धीरे धीरे जैसे धूप चढ़ेगा, जैसे हवा और तेज़ होगी, आपको ये पूरी जगह भरी हुई शाम तक मिलेगी। शाम यहाँ पूरा नज़ारा ही अलग होता है रुमाना। तो ये जो छोटी छोटी पतंग मैं आपको, आप जो बता रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी भी ऐसे
जैसी पतंग उड़ा रहे हैं। देखिए ये कितनी, और ये बड़ी भारी पतंग है, मैं अभी कोशिश कर रही थी इसे उड़ाने की। बड़ी भारी पतंग है, कितनी ऊपर तक आसमान में जा रही है, और छोटी छोटी देखिए कई पतंग इसमें है। और ये नॉर्मल पतंग नहीं है, ये सब प्रोफेशनल काइट फ्लायर्स है। यहाँ जो आते हैं रोमाना, ये सब पूरी दुनिया से प्रोफेशनल काइट फ्लायर्स सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि दुनिया के कोने कोने से लोग, सिर्फ जो प्रोफेशनल काइट फ्लायर्स होते हैं वो आते हैं यहाँ पतंग उड़ाने के लिए 2 दिनों के लिए। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ का माहौल होता है। लेकिन कमिंग बैक टू जर्मनी, रोमाना, आपको ये बताऊं कि ये जर्मन चांसलर का पहला विजिट है और प्रधानमंत्री जी ने ये डिसाइड किया कि उन्हें होस्ट करना है अहमदाबाद में। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीर मुझे बड़ी दिलचस्प लगी है। जो भी तस्वीर आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पतंग उड़ा रहे थे, और जितना इन तस्वीरों को देखकर मैं समझ पा रही हूँ, शायद जर्मन चांसलर जो है वो उतने माहिर नहीं है पतंग उड़ाने में। तो जैसा कि मुझे अपना बचपन याद आता है, हम छोटे होते थे तो भाई पतंग उड़ा रहे होते थे, और पतंग ऊपर आसमान में चढ़ाने के बाद हमारे हाथ में डोर थमा देते थे। तो कुछ उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जर्मन चांसलर के हाथ में वो डोर दी, और जर्मन चांसलर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पतंग चढ़ाई है ना आसमान में, उसी डोर को पकड़कर वो पतंग उड़ाने का लुत्फ लेते हुए। मतलब गजब की तस्वीरें हैं, और आसमान जिस तरीके से रंग बिरंगी पतंगों से भरा पड़ा है, यकीनन बहुत मजा आ रहा होगा आपको। मेघा, ये वो तस्वीर थी जिसका मैं जिक्र कर रही थी। देखिए आप कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पतंग उड़ा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में जो डोर है, उसी पतंग की डोर को पकड़कर कुछ देर तक पतंगबाजी का लुत्फ लेते हुए जर्मन चांसलर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आ जाते हैं रिश्तों पर। ये तस्वीर देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली पतंग की डोर, और उसी पर पतंगबाजी में हाथ आजमाते हुए जर्मन चांसलर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए अब जरा रिश्तों की बात कर लेते हैं, खासतौर से आर्थिक मोर्चे पर बात कर लेते हैं। तो मेघा, हम जानते हैं कैसे पूरे यूरोपियन यूनियन की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा भारत का जो आर्थिक पार्टनर है, इकोनॉमिक पार्टनर है, वो यकीनन जर्मनी ही है। और ऐसे में फिलहाल जिस तरीके की वैश्विक एक तस्वीर उभर रही है, उस लिहाज से जर्मन चांसलर का भारत आना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कई मोर्चों पर। मेघा, 2-3 मोर्चों पर रोमाना, 2-3 मोर्चों पर ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर जो नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं भारत और जर्मनी के बीच में, और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, PSLV लॉन्च हो रहा है, और इसके साथ भारत की दिव्य दृष्टि अंतरिक्ष में जाती हुई ये उड़ान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो EOS-N1 समेत 16 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की ये घड़ी है, और EOS-N1 सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो भारत की दिव्य दृष्टि के तौर पर अंतरिक्ष में तैनात होने वाली है। भारत का निगहबान आप कहिए, भारत का वो पहरेदार आप कहिए, जिसकी नजर से भारत का कोई भी दुश्मन बच नहीं पाएगा, चाहे आतंकवादी पाकिस्तान के हो या फिर चाहे चाल चीन की हो, सबको बेपर्दा करेगा ये सैटेलाइट जो PSLV के जरिए उड़ान भरता हुआ इस वक्त अंतरिक्ष में आप देख रहे हैं। सफल सामान्य उड़ान PSLV की रॉकेट लॉन्च हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये रॉकेट की सफल लॉन्चिंग हुई है। साल 2026 का इसरो से ये पहला PSLV लॉन्च, 12 जनवरी की तारीख, और देखिए कैसे रॉकेट ऊपर जाता हुआ अपनी ट्रैजेक्टरी फॉलो करता हुआ, सब कुछ समय के हिसाब से, तय मापदंडों के हिसाब से आगे बढ़ता हुआ। तो अंतरिक्ष में भारत का जो दबदबा है वो लगातार पिछले काफी समय से दुनिया देख रही है। किफायती अंदाज में भारत ने अंतरिक्ष तक कई देशों की पहुंच कायम की है, और इसी के जरिए भारत ने अपनी एक अलग पहचान और अपना दबदबा भी बनाया है। आज भी जब ये PSLV 662 मिशन लॉन्च हुआ है तो कई सैटेलाइट साथ में लेकर जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वो अन्वेषा सैटेलाइट हो जाती है। इसी पर और बात करेंगे, सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी पिंकी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं पिंकी से। पिंकी, सफल लॉन्च हो गया है? बिल्कुल, फिलहाल जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से PSLV 662 धुआं उड़ाता हुआ आकाश की ओर बढ़ा है। अपने साथ EOS-N1 सहित 16 उपग्रह को लेकर उड़ान भरी है। सबसे अहम जो है इसमें ये हो जाता है कि EOS-N1 जो सबसे प्राथमिक पेलोड है वो DRDO के लिए तैयार किया गया सैटेलाइट है इसरो के द्वारा, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सैटेलाइट कहेंगे रोमाना, क्योंकि DRDO के लिए इसलिए किया गया ताकि आकाश में जो है इससे
इसे एक तीसरी आग की तरह देख सकते हैं, जो रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही कारगर सैटेलाइट ये माना जा रहा है, तो दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखेगा और बहुत ही हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह ये है। 12 मीटर के रेजोल्यूशन के साथ ये तस्वीरें जो है वो तमाम डिफेंस फोर्सेस को मुहैया कराएगा। इसकी आकलन और पर्यावरणीय ट्रैकिंग के हिसाब से भी इसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाना। इसके अलावा आपको बता दें कि सैनिक का स्टार्टअप का एक 25 किलोग्राम वजनी जो है सैटेलाइट है, जो कि री एंट्री टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वहाँ पर तैनात किया जाएगा। और आपको बता दें कि दक्षिण प्रशांत महासागर में एक चीज वापस री एंट्री होगी, स्प्लैश डाउन होगा। ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट होगा इसरो के द्वारा वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और हर किसी की निगाहें इसी पर टिकी है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रोमाना की DRDO के लिए, क्योंकि जो प्राथमिक सैटेलाइट है वो तैयार किया गया है और तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि DRDO के चीफ डॉक्टर समीर बी कामत भी वहाँ पर मौजूद है। आज बहुत ही रेयर ये मूवमेंट होता है जब DRDO से चीफ जो है वहाँ पर इस तरह से पहुंचकर खुद इस मिशन को जो है देखने आते हैं। तो ये तस्वीरें जो है अपने आप में दिखाती है कि भारत के लिए ये सैटेलाइट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अन्य उपग्रहों की अगर हम बात करें तो मॉरिशस, लग्जमबर्ग, UAE, सिंगापुर, यूरोप, अमेरिका के कई वाणिज्यिक और शोध उपग्रह भी इस मिशन का हिस्सा है। सबसे अहम बात ये कि इस साल का सबसे पहला ये मिशन इसरो का, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी है। 1 घंटा 48 मिनट तक ये पूरा मिशन जो है वो कारगर होगा और हर किसी की निगाहें फिलहाल इसी पर टिकी है। जब स्पेनिश स्टार्टअप के लिए जो री एंट्री डेमोन्स्ट्रेशन होगा वो भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ईरान में कोहराम मचा हुआ है। ईरान के हर प्रांत, हर शहर, यहाँ तक कि हर कस्बे में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आक्रोश की आग सुलग रही है। हर ओर खमेनेई हुकूमत के खात्मे का शोर है। आजादी के लिए हुंकार है। खमेनेई बगावत की इस आग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोगों से अमेरिकी साजिश को समझने की गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बड़ा बयान उनका सामने आ गया है, जिसके बाद अब यह सवाल और भी गहरा गया है, क्या ईरान को मटियामेट करने का प्लान ट्रंप ने तैयार कर लिया है? ईरान के हालात को लेकर ट्रंप का यह बहुत बड़ा बयान है। लग रहा है ईरान ने रेड लाइन पार कर दी है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान के जरिए दुनिया को यह बता रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है ईरान ने रेड लाइन पार कर दी है। आगे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मुझे हर घंटे ईरान पर रिपोर्ट मिल रही है। ईरान पर अमेरिकी सेना की लगातार नजर है, यह भी ट्रंप की तरफ से कहा गया है। सख्त विकल्प पर गौर, जल्द फैसला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह निर्णायक बयान दे दिया गया है। सख्त विकल्पों पर गौर अमेरिका कर रहा है और जल्द अमेरिका की तरफ से कोई फैसला किया जा सकता है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. We get a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सख्त विकल्पों पर गौर करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्द फैसला करेंगे। सवाल ये कि वो सख्त विकल्प और जल्द फैसला क्या हो सकता है? क्या अमेरिका की तरफ से ईरान पर सीधा हमला हो सकता है या फिर ईरान में तख्ता पलट, उसी का ये काउंटडाउन चल रहा है? बिल्कुल रोमाना, देखिए वेनेजुला के बाद जो अमेरिका है उसका जो कह सकते हैं कि अगर दुनिया की जो राजनीति में अगर दखल है तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ख़ासतौर से ईरान को लेकर उनकी पुरानी दुश्मनी रही है ईरान से, और इसलिए वो चाहते नहीं हैं कि यहाँ पर ये कट्टरपंथी जो खामनेई सरकार है वो रहे। और जैसे कि खुद खामनेई और उनके सरकार के लोग कह रहे हैं कि US के और इजराइल के लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जो खामनेई शासन के खिलाफ जो गुस्सा है, जैसा कि खुद आपने बताया कि पूरे ईरान में फैल चुका है। जो 30 से ज़्यादा प्रांत इस वक्त ईरान में है, वहाँ सभी जगह पर 100-150 जगह पर इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और ये मिलजुल कर सब इन्फ्लेशन के साथ रियाल की जो हालत इस वक्त हो रखी है, $1 1 लाख रियाल से ऊपर पहुंच चुका है, उसको लेकर और हिजाब को लेकर पहले से ही चल रहा था। तो ये सब मिलकर इस वक्त खामनेई के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आ रही हैं।
इसलिए जो अमेरिका है, जिस आपने लास्ट ईयर देखा था किस तरह से उन्होंने अटैक किए थे और ईरान को कानो कान खबर नहीं लगी थी, तो अभी अमेरिका की रणनीति यही है, क्या वाकई में जो पुराने राजा हैं, रेजा पहलवी हैं, उनको यहाँ पर बिठाया जाए कि खामनेई या पेजेश्कियान खुद सरेंडर कर दे और खुद छोड़कर रशिया चले जाए, या कोई मिलिट्री विकल्प उनके सामने हो सकता है? क्योंकि ईरान की जो आर्मी है, भले ही पिछले साल पता नहीं चला, लेकिन फिर भी उनकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है वेनेजुएला के मुकाबले। इसीलिए जो ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि वो लगातार निगाहें बनाए हुए हैं, और अगर उनको लगेगा कि अगर लोगों का गुस्सा वाकई में खामने के खिलाफ है, तब फिर कोई मिलिट्री एक्शन हो सकता है। अदरवाइज ये एक साइलेंटली जो है कू हो सकता है, जिसमें रेजा पहलवी पहुंच जाएंगे ईरान। आप रहिए मेरे साथ नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। दरअसल ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, आप जानते ही हैं। देखिए 500 से ज्यादा लोगों की, प्रदर्शनकारी जो हैं उनकी जान जा चुकी है, लेकिन आंदोलन जो है वो लगातार धधकता हुआ नजर आ रहा है। 15 दिन से चल रहे इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक 500 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। लंदन के बाद पेरिस की सड़कों पर भी इजरायल के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में भीड़ उतर आई है। एक तरफ जहां ये प्रदर्शन और समर्थन का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा, वहीं दूसरी तरफ ईरान में जारी बवाल को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव जैसी स्थिति है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर हमले को लेकर पूरा खाका खींच लिया है। बाकायदा ट्रंप को भी हमले की तैयारी समेत पूरे ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ कर दिया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जानिए आप। डोनाल्ड ट्रंप पर आयतुल्लाह खमेनी ने निशाना साधा है। खमेनी ने ट्रंप को घमंडी और तानाशाह कहा है। तो ये अली खमेनी जो है उनकी तरफ से बयान सामने निकल कर आया है। घमंड में पूरी दुनिया के बारे में फैसला कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये खमेनी की तरफ से कहा जा रहा है। ट्रंप का हाल दूसरे तानाशाह घमंडी शासकों जैसा ही होगा। बाकी तानाशाहों की तरह ट्रंप का भी पतन तय है, ये खमेनी हुंकार भर रहे हैं। ट्रंप को उखाड़ फेंका जाएगा। खमेनी ने पोस्ट के जरिए ट्रंप पर निशाना साधा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत लगातार बने हुए हैं। नीरज, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ खमेनी की ये हुंकार, और जाहिर सी बात है अगर खमेनी इस तरीके की हुंकार भर रही हैं तो पीछे चीन और रूस दोनों का ही सहारा ईरान को है। इसी वजह से इस तरीके की बड़ी बातें खमेनी कर पा रहे हैं। नीरज, ऐसा लगता नहीं है रोमाना, क्योंकि हमने देख चुके हैं वेनेजुएला भी ठीक वैसे ही जो अलायंस था रशिया और चाइना के साथ, लेकिन उनको भी कानो कान खबर नहीं लगी कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। ईरान के, जैसे कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हमने देखा मादुरो, आखिरी दिन तक वो जो है अपने आप बयान देते रहे, डांस करते रहे, ट्रंप की मजाक उड़ाते रहे। लेकिन अमेरिका इस वक्त इतनी पावरफुल कंट्री है कि वो कुछ भी कर सकता है, और हमने पिछले साल इसका ट्रेलर देख चुके हैं हम लोग कि ईरान को क्या, पूरी दुनिया को किसी को पता नहीं चल पाया है कि ईरान के न्यूक्लियर जो संयंत्र हैं, उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर इतना बड़ा अटैक हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका के फाइटर जेट जा रहे हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। कोई एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे रशिया का हो चाहे चाइना का हो, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए कि अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं, उनकी जो मिसाइल जो कि सबमरीन्स अरेबियन सी से जो लॉन्च की गई थी, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। तो ये खामनेई द्वारा लास्ट समय में हो सकता है कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने आप को स्ट्रांग दिखा सके, अपने देश के सामने, दुनिया के सामने दिखा सके। लेकिन इस वक्त हालत बिल्कुल पतली है इस वक्त ईरान की, क्योंकि उनकी आर्मी भी, क्योंकि उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। रशिया अपने आप खुद युद्ध में जूझ रहा है, और ईरान से भी बहुत ज़्यादा सहयोग उनको मिलता नहीं मिलिट्रली। उनकी इकोनॉमी उनको जो है नहीं देती है इस बात की इजाज़त कि बहुत बड़ी संख्या में वो आर्मी आर्म्ड वेपन्स या फिर जो उनकी तो मतलब ये कहा जाएगा नीरज कि ये जो आर पार की स्थिति अमेरिका के साथ फिलहाल ईरान की बन रही है, और डोनाल्ड ट्रंप तो अड़े हुए हैं, और हम सब ने देखा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो सिर्फ कहते ही नहीं है बल्कि उसको करके भी दिखा देते हैं। टैरिफ की बात हुई, उन्होंने वो करके दिखा दिया। वेनेजुएला को लेकर उन्होंने करके दिखा दिया। अब ईरान को लेकर वो लगातार धमकियां दे रहे हैं। तो क्या फिर अमेरिका के प्रकोप से बचने के लिए खमेनी के पास सिर्फ एक रास्ता ही बचता है, एक विकल्प ही बचता है कि वो खुद देश छोड़कर चले जाएं, और ऐसे में वो तख्ता पलट जो अमेरिका चाह रहा है वहां पर रजा पहलवी को अमेरिका बिठा दे? बिल्कुल, देखिए 10,000 लोग, जैसे आपने बताया 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और ये वो फिगर्स हैं जो कि सामने आई हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया ईरान में। तो वहाँ से जो जानकारी आ रही है वो भी बहुत फिल्टर करके छन कर सामने आ रही है। लेकिन उसके बावजूद जो स्टारलिंक की मदद से या किसी और दूसरी लोग की मदद से जो वहाँ के लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो अपने जो वीडियोज़ हैं, अपनी जानकारी वो साझा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। क्योंकि ईरान में भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस वजह से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। 10,000 से भी ज़्यादा लोग जो है, खुद ईरान का कहना है कि अरेस्ट किए गए हैं 10,000 लोग पूरे ईरान में। और पहले ये लगता था सिर्फ ये तेहरान तक, राजधानी तक ही सीमित रहेगा, लेकिन जब ये पूरे ईरान में फैल गया है उससे लगता है, खुद ऐसी खबरें भी आई थी जो कि ओपन सोर्स में,
कि जो सरकारी अधिकारी हैं, खामनेई के बारे में या पेजेशकियान के बारे में आई थी कि उनके जो प्लेन्स हैं वो खुद तेहरान छोड़कर दक्षिणी ईरान में जा चुके हैं, किसी ऐसी जगह पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जहां पर वो छिप सके, क्योंकि उनको डर है कि कहीं लोग जो हैं वो अटैक ना कर दें उनके जो रिहायशी इलाके हैं। और जिस तरह से इजराइल ने अटैक्स किए ईरान के ऊपर, उनको भी जानकारी नहीं लग पाई। उनके खुद के प्रेसिडेंशियल हाउस में मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया गया, जो हमास के कमांडर्स थे उनको पता नहीं लग पाया। तो इसलिए कहीं ना कहीं डर इस बात का है। खामनेई जरूर बयान दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त ईरान के हालात बहुत सही नहीं हैं। ट्रंप और ट्रंप प्रशासन सिर्फ ये ध्यान दे रहा है कि अगर हम कोई मिलिट्री एक्शन लेते हैं तो कहीं वो उल्टा ना पड़ जाए। लोग उनके साथ हैं या नहीं है, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं ईरान के लोगों का। आप रहिए मेरे साथ नीरज में। तो ये नेतन्याहू का बयान आपने सुना, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ईरान धधक रहा है, सड़कों पर आवाम उतर आई है। इस्लामिक शासन पर क्या ये विराम की घड़ी ईरान में आ गई है, ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है। रजा पहलवी की वापसी होने की ये पूरी स्क्रिप्ट क्या तैयार हो चुकी है, ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है। क्या मामला सिर्फ तख्ता पलट तक ही सीमित रहेगा या फिर अमेरिका की तरफ से ईरान पर कोई हमला भी हो सकता है? इसी को लेकर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर हमला होता है तो जाहिर सी बात है वो युद्ध की आग एक बार फिर दुनिया भर में धधकती हुई नजर आएगी। और ऐसे में रुक करेंगे, नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, अगर हमले की स्थिति बनती है तो जाहिर सी बात है, अभी अभी मैंने नेतन्याहू का बयान सुनाया, इजराइल की इसमें बड़ी भूमिका हो सकती है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले का जिम्मा इजराइल के हाथ में आ सकता है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो लास्ट ईयर पिछले साल जो युद्ध हुआ था दोनों देशों के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में, हम लोग देख ही चुके हैं। लेकिन अगर इजराइल की शक्ति के साथ अगर अमेरिका जुड़ जाता है, क्योंकि अमेरिका की पूरी सेंट्रल कमांड जो है वो इन्हीं गल्फ कंट्रीज़ में, अरब देशों में ही तैनात रहती है। अरेबियन सी में उनका जो जंगी बेड़ा है, एक बड़ा बेड़ा वहाँ पर तैयार रहता है हमेशा। जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिनके ऊपर दर्जनों जो है फाइटर जेट्स खड़े रहते हैं, उनकी सबमरीन जिनकी मिसाइल्स इतनी लंबी दूरी की हैं कि पता ही नहीं चल पाता कि कब वो जाकर अटैक कर दें। तो अगर वो दोनों मिल जाते हैं साथ में तो फिर ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनकी आर्मी जो है कहीं भी नहीं टिक पाएगी इन दोनों देशों की सेनाओं के सामने, क्योंकि ईरान और इजराइल की पहले से ही दुश्मनी है। न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस को लेकर कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, अमेरिका के साथ पहले से ही उनकी दुश्मनी है। और अगर अमेरिका कामयाब हो जाता है तो ये मानकर चलिए पिछले 40 साल पुराना बदला जो है अमेरिका वो ईरान से लेकर आएगा, जिसके लिए वो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। जब 40 साल पहले जब पहलवी जो राजा थे वहाँ के, उनका तख्ता पलट हुआ था और अमेरिका की एम्बेसी को पूरी तरह से सीज कर लिया गया था, जो इन कट्टरपंथियों द्वारा, जो उस वक्त के आयतुल्लाह खुमैनी जो खामेनी के प्रेडिसीसर हैं उनके द्वारा, उनके लोगों द्वारा किया गया था, उसका बदला जरूर अमेरिका लेकर रहेगा। ये बात बिल्कुल लगभग साफ थी। और अब जाकर ऐसा लगता है कि वो बदला पूरा हो सकता है जब खामनेई या तो छोड़कर भाग जाएं या फिर उनके ऊपर, उनके शासन के ऊपर कोई डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन जो है अमेरिका करने के लिए तैयार हो जाएगा। ईरान में खामेनी हुकूमत के खिलाफ जारी बगावत का दुनिया के कई देशों में समर्थन हो रहा है, खासतौर पर अमेरिका में। लेकिन रविवार को अमेरिका के ही लॉस एंजेलिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईरान की खामेनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों की भीड़ के बीच एक ट्रक घुस गया। ट्रक की टक्कर से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल कई लोग घायल हो गए हैं। ये मामला विलशेयर फेडरल बिल्डिंग के पास हुआ। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोग खामेनी सरकार का विरोध कर रहे थे और रजा पहलवी शासन को वापस लाने की मांग कर रहे थे, और तभी ये ट्रक भीड़ के बीचों बीच घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया। ट्रक पर एक बैनर भी लगा हुआ था जिस पर लिखा था, न शाह न शासन, 1953 को न दोहराए। वही इस ट्रक की टक्कर के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ट्रक को घेर लिया, झंडों के डंडों से ट्रक पर हमला किया। ट्रक के ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश हुई। इस दौरान ट्रक की टक्कर से घायल हुए लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन के खिलाफ गुस्सा जताते हुए ट्रक ड्राइवर ने लोगों को कुचलने की कोशिश की, उससे काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। फिलहाल ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, इसरो के PSLV C-62 के लॉन्च से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि फिलहाल ये जो मिशन था वो असफल हो गया है। रॉकेट तय रास्ते से भटक गया है, इसरो की तरफ से जानकारी साझा की गई है। 4 स्टेजेस थी, इसमें जो तीसरे स्टेज का आखिरी हिस्सा था उस समय अपने पथ से, तय रास्ते से ये जो रॉकेट था वो भटक गया, वो डेविएट हो गया। फिलहाल इसरो की तरफ से कहा गया है कि जो डेटा है उसको एनालाइज किया जा रहा है और उसके बाद वो आगे की जानकारी साझा करेंगे। तो ये मिशन जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी,
फिलहाल जो रॉकेट है वो तीसरी स्टेज के बिल्कुल आखिर में आकर रास्ते से भटका। तो इसरो की तरफ से इस मामले को लेकर जो बयान दिया गया है सुना देते हैं आपको। The PSLV vehicle is a 4-stage vehicle with 2 solid stages and 2 liquid stages. The performance of the vehicle up to the end of close to the end of third stage was as expected. Close to the end of the third stage, we are seeing little more disturbance in the vehicle roll rates, and subsequently there is a deviation observed in the flight path. We are analyzing the data and we shall come back at the earliest. Thank you. सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पिंकी इस वक्त मौजूद हैं और जरा पिंकी से ही जानते हैं। पिंकी, इसरो की तरफ से कहा गया है कि अभी डेटा एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद कुछ और जानकारियां साझा की जाएंगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अपने पथ से ये रॉकेट भटक गया, यकीनन एक तरीके से झटका तो है, मायूसी भी। देखिए बिल्कुल रुमाना, बहुत बड़ी मायूसी, साल के पहले मिशन के साथ ही ये मायूसी और एक सेटबैक भी कहेंगे इसरो के लिए, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि C61 भी जो है इसी तरह से टेक्निकल उसमें खराबी आई थी और साथ ही पार्ट से लॉस हो चुका था। तो यही इसी तरह की जो प्रॉब्लम है इस बार भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से व्हीकल जो है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन कंट्रोल जो है वो तीसरे स्टेज के दौरान देखा गया, जहाँ पे अपने पाथ से पूरी तरह से वो डिविएट हो गया। हालांकि औपचारिक तौर पर अब इस पर जो पूरी तरह से गहन जांच भी होगी कि क्या एग्जैक्टली इस पर गलत हुआ, लेकिन बहुत बड़ा सेटबैक भी कहेंगे, क्योंकि उस पूरे मिशन में कई कमर्शियल लॉन्चेस भी थे और साथ ही भारत का अन्वेषण जो कि सबसे महत्वपूर्ण एक रक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा ये मिशन था, और इस तरह का ये मायूसी अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक भी कह सकते हैं रुमाना।